अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके स्टेप्स की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर 4 बेसिकली स्टेप्स हैं। एक फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरिंग। तो अगर हम लोग इसकी बात कर लें तो फैचिंग का मतलब होता है किसी इंस्ट्रक्शन को लेकर आना। फैचिंग इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, कोई एड्रेस भी हो सकता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके आना। ये कहलाता है बेसिकली फैचिंग। तो इसको आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक बेसिक इसका सीख लेते हैं। उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग होता है उसको, यानी कि समझना किसी चीज़ को कि उसमें करना क्या है। जैसे कहते हैं ना पोस्टमार्टम करना, तो ये वही है डिकोडिंग, यानी कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ है और इसमें क्या हम लोगों ने करना क्या है एक्चुअली, वो सारा इसके अंदर देखा जाता है। डिकोडिंग के बाद आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन होता है कि अब हम लोग को पता तो चल गया कि क्या करना है इंस्ट्रक्शंस के साथ। अब उसे एक्चुअल में वो काम उस पे अप्लाई करना, वही कहलाता है एग्जीक्यूशन। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्टोरिंग। अच्छा, बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स ही हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि इसे भी ऐड किया गया है। तो स्टोरिंग होता है कि जब एक बार हम लोगों ने इसमें एग्जीक्यूशन और इस पे टास्क परफॉर्म कर दिया, अब उसे स्टोर करना है। तो किस तरीके से स्टोर करेंगे वो भी देखेंगे। अच्छा, पहला स्टेप है फैचिंग का। लेकिन फैचिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा इसको बेसिकली देख लेते हैं कि हम लोगों के पास है ये इनपुट डिवाइस। देख सकते हैं, अभी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जो है, हम लोग उससे इनपुट करते हैं डाटा कंप्यूटर के अंदर। अब इनपुट डिवाइस कोई भी हो सकती है, कीबोर्ड भी हो सकता है, उसके अलावा और भी हम लोग के पास काफ़ी तरह की इनपुट डिवाइसेज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड को लेट करेंगे। मिसाल ले लें, हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसमें डाटा इनपुट करेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं, हम लोग इनपुट करेंगे वैल्यूज़ 2 + 3। ओके, हम लोग ने इसके अंदर इनपुट कर दिया 2 + 3। अब वो सीधा आ जाएगा कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। मेमोरी क्या होती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर एक रैम होती है, वही होती है एक्चुअली मेमोरी। इसके अलावा भी और भी तरह की मेमोरीज होती हैं, तो उसके अंदर हम लोग का डाटा आके स्टोर हो जाएगा। ये हम लोगों ने इनपुट दे दिया 2 + 3। अब वो किसी भी लोकेशन पे आके स्टोर हो सकता है, क्योंकि मेमोरी के अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। जैसे कि ये देखें, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। तो इस तरह मैनी सेल्स इट हैव। देन पहला सेल में ऑलरेडी डाटा है, तो इसने दूसरे में स्टोर कर लिया। ओके, एंड हर सेल को एक एड्रेस दिया होता है, जो कि है ये वाला। ठीक है, सारे सेल्स का एक एड्रेस होता है। तो यही होगा, जैसे ये सेल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है कि अब जो इस सेल में जिसके अंदर ये डाटा स्टोर कर दिया है हम लोगों ने, उसका एड्रेस, ये रहा उसका एड्रेस 0002। ये भी एक इमेजिनरी है, सिर्फ हम लोगों ने सपोज किया है इसे। तो इसके अलावा और भी कोई एड्रेसेस हो सकते हैं। तो ये जो एड्रेस है, ये यहाँ से उठकर आ जाता है कहाँ पे? पीसी। पीसी है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये होता है सीपीयू के अंदर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम ही ये है, वो एड्रेसेस को सिर्फ स्टोर करता है, उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस को नहीं करता। तो जिसका कौन सा एड्रेस ये स्टोर करेगा, जिसके अंदर हम लोग की इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, उसका एड्रेस लाके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या ये स्टोर करेगा? 0 0 0 2। ओके, ये 0002, यानी कि जो भी उसका एड्रेस है वो लाके स्टोर कर लेगा। अब जैसे ही अपने अंदर स्टोर कर लेगा एड्रेस, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब उस एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ है, वो कहाँ पे आ जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट क्यों नहीं डाटा आ रहा है? पहले एड्रेस को हम लोग यहाँ से यहाँ पे लाकर क्यों स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद क्यों आ रहा है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है, उसे नहीं पता कि कहाँ से लानी है इंस्ट्रक्शन। उसके सामने बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, ये देखें, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सामने सेल्स पड़े हैं, उसे नहीं पता कि यहाँ पे इधर कोई और डाटा, इधर कोई और, मैंने कौन-सा अपने अंदर उठा के लाना है। तो वो किस तरह से पता चलेगा? उसे एड्रेस से पता चलेगा। जब एक बार एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर, फिर ये उसके मुताबिक उसी एड्रेस वाला,
यहाँ से उठा के ले आएगा डाटा। जैसे देखें यहाँ पे 0002, तो ये वहीं पे गया और वहां से इंस्ट्रक्शंस को उठा के ले आएगा। तो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? 2 + 3। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये 2 + 3 को उठा के लेके आकर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब जैसे ही अपने अंदर स्टोर कर लेगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब ये जो इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं इसके अंदर, ये डायरेक्ट चले जाएंगे कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या है? बेसिकली ये सीपीयू का ऐसा हिस्सा है जो कि ब्रेन है जिसके पास, या फिर जो एक्चुअली जैसे सुपरवाइज करता है ना किसी जगह को, एक जगह को एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि उसे सुपरवाइज करती है। तो इस सीपीयू की वो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल यूनिट है जो कि सारे को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। तो ये इंस्ट्रक्शन इसके पास आ जाएंगी। अब इसका काम आगे से स्टार्ट है कि इसने इसके साथ क्या करना है। अच्छा, यहाँ तक हो गया हम लोग का फैचिंग का काम, जो है ना फैचिंग। फैचिंग यहाँ पर हो गई है क्लोज। ये देखें, फैचिंग यहाँ पर हो गई है क्लोज। क्यों? क्योंकि फैचिंग का मतलब होता है लेकर आना। बस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आ गई है। अच्छा, फैचिंग यहाँ पे कौन कौन सी दो हुई है? एक आई है यहाँ पे एड्रेस का लेके आना, फैचिंग है। दूसरा है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का लेके आना, फैचिंग। फैचिंग का मतलब होता है लेके आना। तो अब ये काम खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने लगे हैं जो कि है डिकोडिंग। ये है कंट्रोल यूनिट का इनर स्ट्रक्चर। ये भी एक इमेजिनरी है सिर्फ समझाने के लिए। तो कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट नहीं किसी इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता, जैसा कि यहाँ पे है 2 + 3। अब 2 + 3 तो नंबर्स हैं, वो तो कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता। आपने शायद पहले कभी पढ़ा हो कि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझ सकता है। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 0101 की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो सिर्फ वो उन्हीं को समझ सकता है। इसी तरीके से 2 जो है ना, 2 को भी अलग तरीके से इसका एक कोड होता है जिसे वो लिखता है कंप्यूटर। कंप्यूटर डायरेक्ट 2 को नहीं समझता, पहले वो उसे एक 010 1 की फॉर्म में ना लिख लेता है, फिर वो उसे समझ सकता है। वो इसे 2 कहेगा, इसे नहीं कहेगा, ठीक है? तो पहले कन्वर्ट करता है, बाद में करता है। इसी तरह 3 का भी उसका अलग कोड होता है, प्लस का एक अलग कोड होता है उसके पास। तो सबके कोड को लिख के ना फिर वो उसे प्लस करेगा। तो अब ये जो कोड होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं, और इन कोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप कोड। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑप कोड, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में कहेंगे ऑपरेशन कोड। ये एक स्पेशल कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, या फिर सीपीयू जिसे कहते हैं। डिफरेंट सीपीयूज के लिए डिफरेंट हो सकते हैं ऑप कोड, एंड इनके मुताबिक इसे समझेगा। तो पहले ये कन्वर्ट करेगा, ये देख सकते हैं आप लोग 2। अब ये 2 को सबसे पहले लोड करेगा। 2 + 3 थी ना हम लोग के पास इंस्ट्रक्शन, तो 2 को लोड करेगा अपने R1। इसके अंदर और भी छोटे-छोटे रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर। तो एक R1 रजिस्टर लेट कर लेते हैं कोई है, उसके अंदर पहले 2 को लोड करेगा वो। पहले उसने उसकी प्रोसेसिंग करनी है ना, तो उससे पहले लोड करेगा, 2 को लोड करेगा। 2 को जैसे ही वो लोड करेगा तो उसके लिए उसके पास ये वाला कोड आ जाएगा। ये है उसका ऑप कोड 2 को लोड करने का। ठीक है, हर चीज़ को ऑप कोड की 010 फॉर्म की 1 की फॉर्म में चेक करता है। तो ये इसका कोड आ गया, फिर वो 3 को लोड करेगा। तो नेक्स्ट है ऐड। अब उसने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड के लिए उसने एक नया ऑपरेशन कोड जनरेट किया है जो कि है ये। इसके ज़रिए वो इसे ऐड करेगा। तो उसने सबके पहले ऑपरेशन कोड बना लिए हैं, यानी कि उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है जिसे वो ईज़िली समझ सके और पता लगा सके क्या करना है। अब उसे ये नहीं पता था कि ये जो प्लस का सिंबल है इसका हम लोगों ने उसे क्यों इसे कहा है कि 2 + 3। 2 + 3 हम लोगों को तो पता है, लेकिन उसे नहीं पता प्लस का क्या मतलब है। तो उसने प्लस को पहले कन्वर्ट किया इसमें। अब उसे पता चल गया है कि मैंने ऐड करना है। उसे अपनी लैंग्वेज में पता चल चुका है कि उसने अब ऐड करना है। ओके, ये वो स्टेप है नेक्स्ट, जो जिसका नाम है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये कौन परफॉर्म करेगा? वैसे तो ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है अगर कोई भी इसमें हो, लेकिन अगर वो अरिथमेटिक हो, अरिथमेटिक क्या, जो कि है प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस, तो वो कौन परफॉर्म करेगा? एएलयू। तो अब ये कहाँ आ गया है? एएलयू के अंदर। इसके अंदर दो जो है कंपोनेंट्स वो इन्वॉल्व हैं इसमें, एग्जीक्यूशन में, एक एएलयू एक सीयू। अच्छा, इन दोनों का क्या काम है? सीयू जो होता है ये कब काम करता है? या तो ये कोई इंस्ट्रक्शन इधर-उधर लेके जाने के लिए काम करेगा, या फिर इसका दूसरा काम ये है कि ये इसके अगर इसमें कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि ये कर सकता है तो वो यही करेगा। लेकिन अगर इसमें अरिथमेटिक आ जाता है, हम लोग उसे कोई ऑपरेटर भी साथ दे देते हैं, लेट कर लें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का। अब ये देख सकते हैं, ये एएलयू के पास आ जाएंगी सारी इंस्ट्रक्शंस,
और अब वो 2 + 3 तो वही ने प्लस कर देगा। एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या होती है? जो उसे परफॉर्म कर देना उस काम को, जो भी हम लोगों को काम दिया गया था, कि हम लोग ऐड करने को कहा गया था, तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि असल काम परफॉर्म कर देना, अब और सोचना नहीं है, बस काम कर दो। तो उसने काम कर दिया, उसने प्लस कर दिया और उसका आंसर निकाल लिया हम लोग के पास 5। अब जैसी आउटपुट आ जाएगी फिर क्या करेंगे? हम लोग की एग्जीक्यूशन तो हो गई, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है एंड ऑल्सो द लास्ट, वो है स्टोरिंग। तो स्टोरिंग की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही एएलयू ने अपना काम परफॉर्म कर दिया, यानी कि सीपीयू अपना काम मुकम्मल कर चुका है। सीपीयू का क्या काम था? उसे प्रोसेस करना डाटा को, तो उसने प्रोसेस कर लिया है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, आई मीन द सेकेंड वन। तो फर्स्ट है उसके पास कि वो आउटपुट डिवाइस को सेंड कर सकता है अपना आउटपुट डाटा। आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती है? ये हमारा मॉनिटर हो सकता है, यानी कि अगर हम लोग जिस तरह हम लोगों ने कीबोर्ड से उसने 2 नंबर दिए तो उसे ऐड करने को कहा था, तो वो हम लोगों को हमारे मॉनिटर पे उसका आंसर, ये है ऐड कर लें हम लोगों का मॉनिटर, तो वो उसपे हम लोग को उसका आंसर शो करा सकता है कि ये जो आपने 2 नंबर्स दिए थे उनको ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आता है। दूसरा है, इसके पास एक और ऑप्शंस भी मौजूद है जिसपे ये एक्ट कर सकता है, जो कि है सेंड टू मेमोरी। मेमोरी से ही वो लेके आया था क्या? इंस्ट्रक्शंस को लेके गया था ना मेमोरी से। अब वो वापस भी जो उसने आउटपुट निकाली है वो कहाँ सेंड कर देगा? 5 जो थी वो वापस मेमोरी को सेंड कर देगा, कोई भी हो सकता है। तो अब वो लेट कर लेते हैं नेक्स्ट सेल एड्रेस को ही सेंड कर देता है, तो वो यहाँ से 5 यहाँ पे लाकर स्टोर कर देगा। जैसा कि हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं, 2 से नंबर्स देते हैं इनपुट उसके कीबोर्ड के ज़रिए एंड जैसे ही हम लोग उसे इक्वल करते हैं, तो अब वो प्रोसेसिंग करके हम लोग को शो करा देता है डायरेक्ट आउटपुट में। तो उसने कौन-सा रास्ता चुना? वो चुनता है आउटपुट डिवाइस का, क्योंकि उसने आउटपुट उसकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है कैलकुलेटर के ऊपर, तो उधर डायरेक्ट हम लोग को शो करा देता है कि ये ऐड करने से आंसर आया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड ये जो टॉपिक है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कोई भी बीच में कन्फ्यूजन है, कोई स्टेप यानी कि अगर आपको समझ नहीं आया कि किस तरीके से कौन सा डाटा कहाँ गया और क्या इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो उसका आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।